तो दोस्तों आज की ये वीडियो हम सब के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो है खान सर की। और खान सर को तो आप सभी लोग जानते ही, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके समझाने का तरीका सबसे अलग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में खान सर हमको बताएंगे कि कैसे भारत के वीर सिपाहियों ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और साथ ही साथ इस वीडियो में खान सर ने चाइना के लोगों को और पाकिस्तानियों को एक वार्निंग भी दी है कि वो इस वीडियो को ना ही देखें, और वही वार्निंग मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि वो इस वीडियो को ना देखें। तो नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिस्की बंदा। तो चलिए ले चलता हूं आपको सीधा वीडियो की तरफ। जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग भैया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने, 2 सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टेका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया। ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है, लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, न चाइना बचा पाया और ना ही अमेरिका बचा पाया। इस वीडियो में देश मिलकर के पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। यदि आप राष्ट्रवादी, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें। पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग इस वीडियो को न देखें, ये उनके लिए एक तरह का वार्निंग है, क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है। A to Z उस बातों को बताएंगे। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है? यकीनन यार, पाकिस्तान का नक्शा A to Z एकदम कुत्ते से मैच हो रहा है, एकदम कुत्ते से, रियली वाह। खान सर ने ये दिमाग कहाँ से लगाया कि वास्तव में इसका नक्शा है जो कुत्ते से मैच हो रहा है। वाह यार, एकदम सेम टू माय गॉड, अचंबा। एकदम बिल्कुल सेम कुत्ते से आ गया। भाई बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, ध्यान से समझिए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय पाकिस्तान 2 भाग में था। एक इधर वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान का एरिया है। और ये जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ये बांग्लादेश नहीं था, बल्कि ये उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा को बोलते थे। पाकिस्तान के लोग इन लोगों को बड़ा भद्दे मजाक करके बोलते थे, कहते तुम लोग गधे हो, कुछ नहीं जानते हो, किसी काम लायक नहीं हो, यूजलेस हो लोग, तुम लोग छोटे हो, काले हो, मतलब उल्टा सीधा मजाक कर रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इधर के लोगों को पसंद नहीं करते थे। हो गया नहले पे दाला 1970 में। 1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए और वो यहाँ के प्रधानमंत्री के पद के चुनाव जीत गए। अब यहाँ की आर्मी ने क्या किया, उनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे। इसलिए 70 के चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जब देखे कि ऐसा है, तो उन्होंने अपना भाषण दिया 7 मार्च को और कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण की वजह से आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके अब पश्चिमी पाकिस्तान में अरेस्ट करके बंदी बनाकर रख दिया और यहाँ पर जुल्म करना चालू कर दिया। कहां पर भाई? तो पूर्वी बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी बंगाल में नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म करना चालू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ मुक्ति वाहिनी नाम कर एक विद्रोही गुट तैयार हो गया था। लेकिन पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म किया कि इस पूर्वी पाकिस्तान में, इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर 30 लाख लोगों को कटवा दिया। 30 लाख, 30 लाख लोगों को कटवा दिया। 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर, अपने देश के 4 लाख औरतों का रेप किया यहाँ पे। इतना भयानक वो दृश्य है कि अगर हम उसको YouTube पे दिखा देंगे ना, तो YouTube हमारे ऊपर क्लेम करेगा भैया आप ये 30 लाख लोगों को, आप अंदाजा लगाइए इनकी क्रूरता। 4 लाख महिलाओं पर इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं, इतना भयानक जुल्म किया इन लोगों ने। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद इस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1971 तक भारत में यहाँ से लोग भाग के आ गए कि भैया हम जिंदा रहेंगे तब भारत में भाग के आ रहे हैं। 10 लाख लोग भारत में आ गए शरण लेने कि भैया हमको बचाइए। तो इंदिरा गांधी जानती थी कि जब तक यहाँ शांति नहीं होगा तब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते। और शांति का एक ही था कि यहाँ पे घुस के इनको मारा जाए।
ताकि ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग यहाँ पर सुधर सके। तो अच्छा। इंदिरा गांधी ने इसके लिए बात की जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से। उन्होंने सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहा, सैम मानेकशॉ से, कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम आदेश देते हैं आप अभी युद्ध कीजिए बांग्लादेश पे, हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे, आप इस पे हमला कीजिए। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। मानेकशॉ ने कहा कि ना, हम हमला नहीं करेंगे। कही अरे क्यों? कहा कि हम महीना देख नहीं है, अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने का मतलब बरसात का दिन सर पे है। और बरसात के समय पूरब का हाल क्या होता है, एकदम भयानक बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एग्जाम्पल बिहार में भी बाढ़ आती है, पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ आई है। हाथी लेके आई थी और कीचड़ में फंस गई थी कि अगर यहाँ हम लड़ जाते हैं तो यहाँ बरसात रहेगा, हम यहाँ उलझ जाएंगे, ये एरिया सूखा रहेगा, चाइना का ऊपर से एरिया सूखा रहेगा, ये हमला कर देंगे, हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप 2-3 काम कर लीजिए। कब तक के लिए? कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच में हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। मुक्ति वाहिनी, उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी में 1971 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की और तब पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने। कैसे? तो समझिए कैसे। हम लोग का था कि इधर हम लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, मतलब इधर भयानक हमलावर हो जाएंगे, और इधर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर कम हमला करेंगे, ताकि हम लोग का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था। हमारा मेन मकसद था हमारे अपने बांग्लादेशी भाइयों को जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी बहनों को रेप हो रहा था, इतना भयानक किया था वहां पर पाकिस्तानियों ने कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे और उसके बाद बाप को मार के कहते थे तू भी रेप कर। मतलब मानवता पूरी खत्म कर दिया गया वहां पर। तो भारत ने कहा कि इधर हम डिफेंसिव रहेंगे। पाकिस्तान को यह खबर लग गई कि भारत न इधर कमजोर है। अरे भैया, इधर हम कमजोर थोड़ी हैं, इधर कम सैनिक रखे हैं और इधर हम भयानक रखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमजोर हो जाएंगे। भैया, कहा जाता है ना कि सोनार के घर का कचड़ा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। लेकिन हम लोग ठंडी का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पे, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर, यहाँ पर आगरा हवाई अड्डे पर तबातोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। धड़ पाकिस्तान की जहाजें एंट्री मार गई सब भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री कर दी। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। समझ रहे ना कितना भयानक हमला था। अरे भाई, आप यहाँ पर घुस जाएंगे हमारे देश में तो क्या? माय गॉड, शुरू में तो मुझे ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने कुछ बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा दिया हो। ऐसा कैसा हमला कि भारत के एक सिपाही नहीं मरा। गजब है, भारत की फौज को एकदम सल्यूट है। और कांसर आपने एकदम जो माहौल जमाया था, मुझे तो लगा कि ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन वाह, मन को बहुत शांति मिली कि पाकिस्तान साला तेरी हो जाएगा। भैया, मूस मोटइयन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा है। देहात में कहावत कहा जाता है, मूछ मुकैया लौड़ा हुईया। ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पता हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कांसर ने जो अभी बोला था मूछ मुकैया लौड़ा हुई, ये सच में मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग बता देना मेरे को। है कि रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। भैया, हम प्लाने कर रहे थे कि हमला करने के लिए कि आप हमारे पर हमला करिए दीजिए, और सामने से हमला किया। आप मुझे मार। भैया, हमला तो आपने किया है, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भारत एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। क्या थी खबर भाई? तो देखिए, पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत की ज्यादातर फौज इस पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है। और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला। उस लोंगेवाला में केवल 120 फौजी हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान ने सोचा कि 120 फौजियों को हम रात मार देते हैं तो उस समय एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार दी, पूरी भयानक टैंक लेकर, फौज लेकर, इन्फेंट्री लेकर, और उसको
वो लोग लोंगेवाला में घुसने के लिए चल दिए और लोंगेवाला में भारत के पास केवल 120 सिपाही 120 केवल सिपाही 120 और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाए गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। लोंगेवाला में जो ड्यूटी थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का, कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार हैं, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में इनका रोल, बॉर्डर मूवी देखा था। अब ये कुलदीप सिंह, ये भैया पंजाबी सिख, बॉर्डर मूवी देखी थी, उसमें कुलदीप सिंह चांदपुरी मेजर थे आर्मी के, और वहां पर बिल्कुल सही बोला खान सर ने, बिल्कुल 120 सिपाही थे और सामने पाकिस्तान की सेना पर बहुत सारी सैनिक थे और उनके पास टैंक्स माइन सब कुछ था, लेकिन भारत के सिर्फ 120 जवान पूरी रात भर उनसे लड़े थे वहाँ। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर ये लोग 1.25 लाख से नीचे कुछ सोचते ही नहीं। चिड़िया नु में बाज लड़ावा, गिद्दड़ नु में शेर बनावा और 1.25 लाख नु एक लड़ावा, गोविंद सिंह नाम रखा। खबर आया कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं ना पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर, उसके पास टैंक है, 2800 फौज है, बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है। आपके पास 2800 जवान प्लस टैंक। पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए क्योंकि आपको हम, आप बहादुर हैं इसमें नो डाउट, लेकिन आप कैसे लड़िएगा उतनी भयानक फौज के पास से? यहाँ उन्होंने कहा खालसा सिख नहीं हट सकते हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर क्या पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। इनके पास ना ही टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन थे, टैंक को मारने के लिए एक जीप पर लगा हुआ छोटा सा तोप था, और इनके पास 3 ठो माइंस लगे थे। माइंस समझते हैं आप लोग? टैंक जो होता है ना बम, उसको उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है टैंक के नीचे रख देते हैं, इनसे इस पर अगर टैंक चलता है तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ठो ओरिजिनल माइंस को लगा दिया। और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 4 खंडे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया ऐसे लाइन से, देखिए लाइन से, ताकि लगे कि पाकिस्तान की टैंक आई। तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धड़ाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई। पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहे कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे, ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सुबह दिन में लड़ती थी एयरफोर्स, इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में। डर के मारे टिफिन निकालते थे, सॉरी बाप रे बाप, खाना खाने वाले टिफिन को निकालने में 6 घंटे लगा दिए पाकिस्तानियों ने। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी, पूरी रात खत्म कर दी। 3 बजे इन्होंने पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन, ये बिल्कुल एकदम रेगिस्तान में तो टिफिन ऐसे बनाया। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो, तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिए थे, एक उधर एक इधर एक इधर, तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगी ना कि भैया हमको गलत इंफॉर्मेशन मिल गया, 120 को मिल के ऐसे थोड़े मारेगा सब, उधर से गोली इधर से गोली, धड़ बम गोला सब चल रहा है यहाँ पर, इतना भयानक कहीं कोई 120 आदमी मिल के ऐसे मारता है? नहीं भाई, इतना भयानक सुनसान एरिया में कहां से कौन मार रहा है? के मारे पाकिस्तान के 250 सैनिकों की पड़ गई। क्या तबाही मचाया था आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये है पाकिस्तान के हैं, ये धज्जी हो गया था टैंक का, दिया इसका क्या हालत कर दी टैंक का। पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का उनका फेंका गया। बताइए चांदपुरी साहब कैसा करना चाहिए? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मार के धज्जी उड़ा दिया। इसी लायक है पाकिस्तान, इसी लायक है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। ऐसे धज्जी उड़ा दिए बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींचे उस समय सेल्फी नहीं चाहिए, आगे से फोटो खींचना, फोटो खींचे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है। हाँ अरे क्या करेगा, पिटने के लायक है ही, बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोड़ा बिगाड़ दिया। बिल्कुल फिल्मों में उड़ाया जाता है, उससे ही खतरनाक तरीके से तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में। सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो दिन में होते थे इनके पर कच्चे दिख रहे होते, पता ही नहीं चलता किधर गए। कुलदीप सिंह चांदपुरी, इनके आगे कौन खड़े थे?
ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर साहब को कहने लगी भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजें थी वो हंटर जहाज थी। ये दिन में लड़ते थे। हंटर जहाजें रात में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन दिन में उड़ सकती थी। इसलिए हमने बॉर्डर मूवीज में देखा था, जो जैकी सॉरी कौन थे वो, जैकी श्रॉफ शायद मेरे हिसाब से शायद जैकी श्रॉफ ही थे। तो वो दिन में हंटर जहाज को लेकर के गए थे, उन्होंने रात भर वेट किया था कि कब जाके सुबह हो, कब सुबह हो और हम अपने हंटर जहाज को लेकर के जाएं पाकिस्तानियों से मुकाबला करने के लिए। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, हंटर जहाज बॉर्डर मूवीज में आए और कुछ ही पलों में पाकिस्तान के ढेर बना दिया, उनके जो तोप वगैरह थी उन सबको। बिल्कुल बॉर्डर मूवीज में, बिल्कुल इसी के ऊपर बॉर्डर मूवीज बनी थी। हाँ, रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तानियों को, इतना कूच दिया कि भोर में आए हंटर जहाज एयरफोर्स कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब, तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाजों का कि आप हुलिया देखेंगे ना पाकिस्तान बॉर्डर मूवी में, टैंक का ऐसे पड़ गया, ये सब टैंक पूरा तबाह हो गया, सब क्या हालत ध्वस्त हो गया। इतनी भयानक युद्ध में 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की, और ये 4 तारीख का शकल देखिए, इतना भयानक 3 तारीख को शुरुआत, 4 तारीख को क्या हालत कर दी। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा। ब्रिगेडियर साहब भागे, एक दिन में नहीं गिर पाया, तो ये सब जान ले लेगा सब। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिया है म्यूजियम में। आज भी जाके देखिएगा, इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए कि भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था, और पाकिस्तानी सैनिकों की लाश को हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे। अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे। अब देख लो पाकिस्तानियों की औकात नहीं। देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आपकी। ये आपका टैंक है, आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए। हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे, लाश को गिद्ध खा गए थे। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए, रेगिस्तान को कब्रिस्तान। हम लोग हमला करने आए थे, भारत से लड़ोगे तो यही होगा। तो ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किए थे सब पाकिस्तान। हम लोग पूरी लाशों की सफाई आज भी वो नहीं सुधरे हैं। आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया, बिल्कुल आज भी पिटाई के लायक है। भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा। जानते हैं क्यों? देख लीजिए इधर, ओ तेरी अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रही। आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए। मेरे हिसाब से तो दोनों खतरनाक है, मोदी जी और अमित शाह दोनों खतरनाक है। लेकिन फिर भी मैं अगर बोलूं तो अमित शाह ज्यादा खतरनाक है। आप नीचे कमेंट्स करके बताइए, आप भी बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि मोदी जी में से और अमित शाह में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, पाकिस्तान के लिए कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, नीचे बताइए कमेंट्स करके। ये 2 शेर है हमारे भारत के। बिल्कुल सही। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया। 120 गो मिल के ऐसे कैसे धो दिया सब, बताइए इतना भयानक धो जाता है। तो ये शुरुआत तो इन्होंने किया 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी कहे कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए। रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई। हम नहीं धोएंगे क्या? हम भी धोएंगे। बिल्कुल। नेवी कब पहुंची? 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गई। और कराची में जब पहुंची ना, तो कराची को तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया। पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज्यादा हमला नहीं करेंगे, समझ रहे थे कि इधर भारत इधर कमजोर है। अभी इधर भी बताते हैं कमजोर समझ रहा था। ये कराची पहुंच गया। आप देखेंगे क्या हाल किया था सब कराची पे। कराची में जब मारा गया था ना इन पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में।
ये ग्वादर भाग गए, अभी इनसे ग्वादर भी जाने वाला है, पूरा राज्य अच्छा। चला जाएगा इनसे, बलूचिस्तान। छुप के गए थे लोग ग्वादर बंदरगाह पे। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद पता कीजिएगा अपने यहाँ के इतिहास में भाई, हिंदुस्तान ये ग्वादर बंदरगाह पे छुप गए थे सब। आप देखिए कराची का क्या हाल हुआ था उस समय, हमारे एयर नेवी ने क्या हाल किया। पाकिस्तान का जितना जहाज बस ये तो मिल एकदम जाएगी, भैया ये फिल्मी, जहाज किसका ऐसा है? तो फिल्मों में भी नहीं होता। भैया ये जहाज पाकिस्तान का है। ये क्या हालत बना दी। यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त। इंडियन नेवी ने मारा क्या जाता हाल है। कर दिया। हाँ अरे भाई बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए, लेकिन इंडिया क्या की करें, नेवी ने भी बच्चा हद कर बिगड़ेगा दिया, तो बताइए, इस पिटाएगा तरह ना। मारा जाता है। हाँ यहाँ देख लीजिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन My लोगों को। God। अरे भाई बच्चा है बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से न मारिएगा, कि देख रहे हैं इस बच्चा तरह से बिगड़े। मारा पूरा पाकिस्तान के। My कराची God। बंदरगाह उड़ गया तो पाकिस्तान का इसी तो लायक इधर है से तो पाकिस्तान। पूरा का पूरा सही धज्जी उड़ा पीटा। दिया। अभी शुरुआत हुए युद्ध के केवल 2 दिन हुए हैं, Oh आप my दिल थाम God। के रखिए। अभी युद्ध 2 लंबा दिन में चलने क्या वाला है। हालत बना 3 दी। दिसंबर को स्टार्ट किए, और 4 ये दिसंबर उस को हम टाइम लोग की लोंगे बात है, वाला धो उस दिए, टाइम की, अब 5 दिसंबर को 1971 की। कराची। अब सोच आज पाकिस्तान क्या ने करेगा भारत। भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जहाज था आईएनएस विक्रांत। हाँ, आईएनएस विक्रांत हाँ, को विक्रांत। बर्बाद करने के लिए ना इसने यहाँ से और भेज एक दिया INS राजपूत। आईएनएस पीएनएस गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, किसने उसको दिया? आदेश दिया गया पाकिस्तान ने। कि जाके मार के आओ। किसको? विक्रांत को। क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ जाती। तो ये अच्छा। गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए। तो अब इधर है? समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए तो इधर कितना बुरा धोए होंगे। खराब इसके जहाज बारे से? में हम लोग समझते हैं। कैसे? भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की इसको ध्यान से समझिए। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही यहाँ। पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर हाँ, रेप हाँ, किया, मर्डर हाँ, किया, हाँ। और इनका साथ दे रही थी इधर से 4 हमारी लाख इंडियन महिलाओं के आर्मी साथ रेप और किया, ऊपर हाँ। से हमारा एयरफोर्स। ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए हाँ। यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ हाँ, नहीं होगा जो इधर से बिल्कुल। मदद करने जाएगा। रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, हाँ। ट्रक वगैरह जाएगा नहीं, तो नेवी से ये इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया हाँ। था। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत। आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत उस समय का बहुत हाँ, बड़ा INS जहाज विक्रांत था लड़ेगा। इस साउथ एशिया के देशों का, और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी। वो अच्छा। एयरफोर्स यहाँ से भी हाँ। बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था, जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना है। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी चटगांव। आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा अच्छा। केंद्र था। इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव। अब मुक्ति चटगांव। वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये अच्छा, विक्रांत हाँ, है। इसलिए विक्रांत जहाज जो था, सातवां बेड़ा इसमें भेजा से इसके उन्होंने। ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखेंगी। पीएनएस गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई, कि तुमको जाना है और इस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। अच्छा, अब पाकिस्तान इसलिए वालों आए को थे। इतना दिन तो अच्छा था नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि अच्छा, पाकिस्तान की पनडुब्बी, वो समुद्र के अंदर अंदर चलती है, उसको साइलेंट पनडुब्बी अंदर अंदर आती है पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर। ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। हाँ। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे। और इस पीएनएस गाजी जो था, पीएनएस गाजी को देखेंगे, पीएनएस का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, पीएनएस गाजी। अच्छा, ये मारने आ गया PNS किसको? गाजी। विक्रांत को। इस पीएनएस गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत। लेकिन हाँ। ये जो आईएनएस राजपूत आप इमेज में देख ये रहे भारत हैं, ये का। उस समय समस्या क्या था इस आईएनएस राजपूत के साथ, क्योंकि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये अच्छा। बिगड़ गया था। अच्छा, और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया अच्छा, जा रहा था। रिपेयरिंग इंजन के गड़बड़ लिए हो गया। विशाखापट्टनम में भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम आया। भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम पीएनएस गाजी को खुद बुला के लाएं, कहां पर? विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये INS आएगा राजपूत के विशाखापट्टनम पास। में, कि आओ आईएनएस राजपूत हमको मार दो। तो कहा कि नहीं, देखिए कैसे आएगा।
भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ न कुछ जासूस होंगे, हाँ, और वो बिल्कुल। पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम में 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए तुम लोग खाना पीना अच्छा से बनाओ। लड़कों से उन लोगों को खबर खिला दिया। विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज, इसलिए आईएनएस बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है यहाँ पे, आप लोग खाली इसलिए कर दीजिए, पीएनएस गाजी यहाँ पर आईएनएस राजपूत के पास जाएगा। बहुत सारे फल, सब्जी, अंडा, ब्रेड, कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए। मतलब ऐसे ही बोल दिया झूठ मूठ की तरफ फैल गई पाकिस्तानियों को। पीएनएस गाजी उधर को पाकिस्तान में खबर लग गई कि भैया आईएनएस विक्रांत यहाँ नहीं है, आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम यहाँ है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम पर पीएनएस गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था। ये गधा जो था पीएनएस गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर, विशाखापट्टनम की ओर। अब खुद अपनी मौत के मुंह में शांति से खड़ा हुआ जहाज आईएनएस राजपूत इंतजार कर रहा था। तो पानी के अंदर अंदर आओ, ये अभी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहती है, अंदर रहते हैं। आईएनएस राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो आईएनएस राजपूत को मारता कि इससे पहले ही आईएनएस राजपूत मार के तबाह कर दिया पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी पर को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को ये एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये पीएनएस गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी, जिसे कोई डुबा नहीं सकता था। हम लोगों ने उसको इस जहाज से डुबाया जो जहाज खराब हो चुका था, रिपेयरिंग के लिए रखा हुआ था। मोराल पूरे 7वें आसमान पर था, और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। क्या बात है। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। अच्छा, अब अमेरिका से मदद लेगा पाकिस्तान। में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि रसिया हमारा जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। अच्छा, उसने वीटो कर दिया, 5 देश को वीटो है, इस पर अलग रद्द कर दिया। अगर किसी ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना भारत पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, 7वां बेड़ा। सातवां बेड़ा भेजा अमेरिका ने। इतना भयानक था 7वां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था? विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई। ले तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता। रूस हमारा मित्र है। ने रूस को कहा कि भैया अब रूस हमारी मदद करेगा। 7वां बेड़ा भेज दिया। 1971 में रूस ने भारत की मदद की थी, टेंशन और वो हमारा सच्चा मित्र है। हम बोलते हैं रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी, और रूस ने अपना 40वां अमेरिका की अब देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है। 40वां बेड़ा, भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया। 40वां चल भैया देखते तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कर दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत, और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और अमेरिका रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, यमन भी आया अमेरिका था पाकिस्तान की ओर से लड़ने। बेड़ा लेके यहाँ मुंह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये 2 लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए कि अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे, और अमेरिका का 7वां बेड़ा और रूस का ब्रिटेन का ईगल हम लोग के खिलाफ था, और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लग गई है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे तुमको ऐसे ही। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया समुद्र के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके, और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाजों के ग्रुप को देखकर घबरा गए। इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट,
ब्रिटेन का ओह, ईगल बेड़ा हम है, लेट हो अमेरिका गए। के सातवां बेड़ा से कर रहा है गिरे उधर मत रूस जो, पहले बहुत आ गया देर हो भारत गया, मदद पहले करने के पहुंच लिए। गया रूस, अब मारेगा वहीं तबाह हो जाओगे। हाँ, तो 40वां बेड़ा सातवां है। बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, लेकिन इतना ज्यादा था कि सोचे कि कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आ जाओ देखते हैं किसके पास कितना है। तो रूस ने हमसे सच्ची दोस्ती निभाई और इधर से रहमान की जो मुक्ति धन्यवाद और अपना काम कर रही थी। अब भारत आर पार की लड़ाई में था। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एयरफोर्स को पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई जहाज से सैनिकों को उतार दिया, और उन सैनिकों के भेष में उसमें सैनिक कम थे और उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है, लेकिन मीडिया ने तो इसको खबर को आग की तरह फैला दिया। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़कर बीबीसी न्यूज का। और बीबीसी ने ये छाप दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप करा दिया फौजियों को। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों के। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया, पाकिस्तानी गली गली छुप गए सब। सोचिए ये पुतला से डर जा रहे थे सब, रियलिटी में पुतला गिराया गया था एयर ड्रॉप करके। अब वो लोग डर के मारे भाग गया यहाँ पर। अब एयरफोर्स ने देखा कि उसकी ये छोटे से वैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। एयरफोर्स ने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार को अब ठोक डालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। अब वो क्या हालत कर दी। बच गए। बचने के बाद डर क्या होता है, देखिए डर किसको कहा जाता है, जो उनके बांग्लादेश के गवर्नर का घर है। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, भैया जिंदगी रहेगी तो बहुत नौकरी करेंगे, डर के मारे त्याग पत्र दे दिया। सोचिए गवर्नर डर गया। पाकिस्तान का एक राज्य ही तो था पूर्वी पाकिस्तान, जैसे हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वहां पे भी गवर्नर होते हैं ना, संवैधानिक हिसाब से गवर्नर मालिक होता है उस जगह का। त्याग पत्र दे दिए। सोचिए ये डर था उनके अंदर। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो हमारे मानिक शाह थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्हें बांग्लादेश जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब उसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात किए और उन्हें कहे कि हम आपको आधा घंटा का टाइम देते हैं और आप इस आधा घंटा में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा, और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, देखिए गवर्नर साहब के घर है, कोई ठीक नहीं है, आपके घर पे भी यही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करिएगा तो याद रखिए हम अपने हमले को 10 गुना और तेज कर देंगे। और हाथ तो आप चारों ओर से गए हैं। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो चुका था। अब अमेरिका अपना नाक पे ले लिया था कि भैया हमारा जहाज मार के गिरा दिया। PNS गाजी उसी की पनडुब्बी थी, तो पाकिस्तान को दिया, घुसने दिया तो अमेरिका की किरकिरी हो रही थी, ब्रिटेन के ईगल को घुसने नहीं दिया, उसकी किरकिरी हो रही थी। अब भारत को उस समय लोग कहते कि गरीब देश है, अभी अभी आजाद हुआ है। 1971 में हमारी यही हाल थी और सारे लोग कह रहे थे उसको गरीब समझ रहे थे, क्या पावरफुल था भारत। अमेरिका को हर जगह दे दिया पाकिस्तान। नियाजी को आधे घंटे का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर 1971, याद रखिएगा दिन, 16 दिसंबर 1971। ये हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर को हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। और आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का। जनरल नियाजी इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया, और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया और इनकी आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है, जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे? देखिए पाकिस्तान के लोग हम चाइना के वीडियो बनाए थे, उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है तुम्हारे यहाँ का।
93,000 लेकिन गिनीज बुक में नाम कैसे दर्ज है? 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए, ये अपना बंदूक फेंक दिए, अपने स्टार नोच के उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण करें, बेल्ट उतार के दे दिया, अब चलिए जहां ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी, आत्मसमर्पण। ये वही पाकिस्तान है, याद रखिए, आप याद कीजिए, हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में, और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए, बहुत बहादुर बनते हैं ना, 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है, गिनीज बुक में नाम है, ये तो है भैया पाकिस्तान की। ऐसे गिनीज बुक में नाम है इसका? गिनीज बुक में नाम है ना जी, भले हारने से सरेंडर करने वालों में। के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद ऐसे गिनीज बुक के नाम का क्या करेंगे पाकिस्तानियों? छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी, उसके चेहरे पर ये मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका, इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश की फौजियों के द्वारा। जिनके ये जो नियाजी थे, जब इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछे थे कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है, ये पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है वो कहाँ है, सब दिखाओ तो, मतलब ये भी जाके करेंगे। ये हाल था, ये इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। भारत ने जो अपना वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भारत ने अपने वादा को पूरा किया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाले हुई हैं। शेख हसीना, जब हमको याद है जब वो भारत आई थी तो एयरपोर्ट पे, तो मोदी जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। शायद ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में कोई बड़े देश का राष्ट्रपति रिसीव करने जाए, प्रधानमंत्री रिसीव करने जाए, तो भारत अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ। अभी हाल फिलहाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा हैं लिम्पियाधुरा काला पानी को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ कोई खराब रिश्ता है। हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। बांग्लादेशियों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। आज हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के लोग कहते थे ये किसी काम लायक नहीं है, ये वाले भाई लोग आज बहुत पाकिस्तान से आगे निकल गए। आज इनका मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जहाजों की मरम्मत में, मतलब जहाज के रिपेयरिंग में बहुत आगे निकले हैं। आज पाकिस्तान से भी बहुत आगे है। आई होप आप समझ गए होंगे। वाह, मानना पड़ेगा, एक नंबर। क्या समझाया खान सर ने। खान सर के समझाने का जो तरीका है एक नंबर, एकदम रोम रोम तक धस गया है, और एकदम पूरी की पूरी मतलब वीडियो याद हो गई। और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है हम सब के लिए, और हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि कैसे भारत के वीर सिपाहियों ने 93,000 फौजियों को, पाकिस्तान के फौजियों को घुटनों पर टेक दिया था, और कैसे अरेस्ट कर लिया था, और कैसे भारत के मदद करने के लिए रूस ने 40वां बेड़ा और एयरफोर्स भारत की मदद करने के लिए भेजा था, और कैसे हम भारतीयों ने, भारत के INS विक्रांत ने पाकिस्तान के PNS गाजी को डुबो दिया था, और कैसे अमेरिका के 7वें बेड़ा को भी हमने मार देती थी। तो धन्य हम भारतीय होने पर मुझे एकदम गर्व है, और मैं दिल से कहना चाहता हूं कि भारतीयों जय हिंद। और आप सभी को भी एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और एक लाइक जरूर करना है, और कमेंट भी करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।